सबसे पहले आता है पावर शेयरिंग। सबसे पहले व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? प्रूडेंशियल रीजन, रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसके बाद मॉरल रीजंस क्या होते हैं? पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सिटीजंस हैव राइट टू बी कंसल्टेड। इसके बाद अगर अपन करें तो बेल्जियम एकोमोडेशन मॉडल, इसमें क्या था? इक्वल डच और इक्वल फ्रेंच मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट्स वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद सेपरेट ब्रुसेल्स गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको एक लैंग्वेज के लोग इलेक्ट करते थे। अब श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का एग्जांपल है। 1956 में सिंहाला ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज थी सिंगालास के लिए और रिजल्ट क्या हुआ? तमिल एलियनेशन और सिविल वॉर। इसके बाद अगर बात करें दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हम पावर को डिवाइड करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, और इसको चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी बोला जाता है। वर्टिकल फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं यूनियन, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट में और सोशल ग्रुप्स में भी और पॉलिटिकल पार्टीज और कोलिशन गवर्नमेंट में भी। ठीक है। इसके बाद अगर अपन जाएं दूसरी चीज में तो वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? सिस्टम जिसमें पावर डिवाइड की जाती है किसमें? सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स फुल सोवरेनिटी, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक कंट्री बनाए जैसे कि यूएसए। और होल्डिंग टुगेदर यानी एक कंट्री बहुत सारे स्टेट्स को होल्ड कर, जैसे कि इंडिया। अब लेजिस्लेटिव लिस्ट इन इंडिया, यूनियन लिस्ट उसमें आता है डिफेंस, फॉरेक्स, बैंकिंग। स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर। कंकरेंट लिस्ट में आता है फॉरेस्ट। और ये ऐसा कंकरेंट लिस्ट यानी जो बोथ यूनियन में भी हो और स्टेट में भी हो। इसके बाद रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं आईटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखो ये यूनियन के अंडर आता है। बिकॉज इस जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ऐसी चीजें थी नहीं, इसलिए। अब स्पेशल स्टेटस एंड यूनियन टेरिटरीज, तो कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 371 गिव स्पेशल स्टेटस टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, लैंग्वेज पॉलिसीज हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस के कारण। ठीक है। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, 1992 अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, मैंडेटरी 3 टायर इलेक्शन, 33% सीट फॉर वुमेन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब रूरल एरिया में क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है, इसमें पंचायत समिति बनाता है, साथ में मतलब बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाते हैं और ये सब मिला के बनाते हैं जिला परिषद। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब इसमें देखो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जैसे कि वुमेन हाउस होल्ड वर्क करती हैं तो अनपेड, वहीं मैन अगर यही काम बाहर जाए करे तो पेमेंट मिलता है उसको। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं बहुत सारे, विमेन डिसएडवांटेजेस इन इंडिया, जैसे लो लिटरेसी रेट, अनइक्वल पे, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं आप। इन सबको करने के लिए क्या किया है कि एक वो है, मतलब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया लोकल बॉडीज में। अब बात करें रिलीजन एंड कम्युनलिज्म में, तो कम्युनलिज्म में यानी एक ऐसा बिलीव जिसमें रिलीजन जो होता है वो एक सोल बेसिस है पूरी कम्युनिटी का, यानी उसके हिसाब से सबको चलना होगा। इसके मतलब अगर ऐसा होता है तो ये लीड करता है पॉलिटिकल डोमिनेंस को, साथ ही साथ मोबिलाइजेशन को और वायलेंस को। अब सेक्युलर स्टेट प्रोविजंस इन इंडिया, जैसे कि नो ऑफिशियल रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोपेगेट इन रिलीजन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इसके बाद स्टेट कैन इंटरवीन टू एंश्योर इक्वालिटी, दैट इज बैनिंग अनटचेबिलिटी। नाउ इसके बाद आता है कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कैंडिडेट सिलेक्शन बेस्ड ऑन कास्ट कंपोजिशन, मतलब कहीं यादव ज्यादा है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं अगर यादव ज्यादा है तो वहां पे एक जो भी नेता यादव होगा उसको टिकट मिल जाता है। और पॉलिटिक्स इन कास्ट, अब देखो जो कास्ट होती हैं वो अपने आसपास वाली कास्ट को मिलाकर बड़ा बनना चाहती हैं, तो इसको कहते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब कास्ट डिक्लाइन रीजंस, अर्बनाइजेशन, लोग शहर में बस रहे हैं जहाँ पे इतनी चीजें मैटर करती नहीं है, जो मतलब अनएजुकेटेड था वो अब लिटरल हो रहा है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैन्स हो रहे हैं, इसके कारण काफी हद तक इसे इम्प्रूव किया गया है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी? अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। थ्री कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले लीडर्स होते हैं, जैसे कि हमारे बीजेपी का एग्जांपल लें तो मोदी जी। एक्टिव मेंबर्स होते हैं, इसमें मेंबर्स होते हैं जैसे कि
सुधांशु त्रिवेदी जी। उसके बाद फॉलोअर्स की बात करी जाए तो जो भी अंधभक्त हो जाते हैं वो बीजेपी के फॉलोअर्स हो गए। फंक्शंस कहते हैं तो कंटेस्ट इलेक्शंस होता है, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज होता है, मेक लॉज, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, प्ले रोल ऑफ अपोजिशन, शेप पब्लिक ओपिनियन, ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। इसके बाद पार्टली सिस्टम्स एंड रिकॉग्निशन। वन पार्टी चाइना में होती है, टू पार्टी यूएसए में है, मल्टी पार्टी इंडिया में है। नेशनल पार्टी क्राइटेरिया, अगर किसी को नेशनल पार्टी बनना है तो 6% वोट्स इन लोकसभा असेंबली इन 4 स्टेट्स और एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स। अगर स्टेट पार्टी बनना है तो 6% वोट्स इन स्टेट असेंबली प्लस 2 सीट्स। अब चैलेंज और रिफॉर्म्स की बात करें तो 4 चैलेंजेस है। सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, उसके बाद डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स, और रिफॉर्म्स इनिशिएटेड करने चाहिए जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ, एफिडेविट ऑफ एसेट्स, ईसीआई, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड आईटी रिटर्न्स। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज outcomes of democracy. Assessment of democracy outcome. Democracy is better than dictatorial alternatives because it promotes equality, enhances individual dignity, improve decision quality, provide method to resolve conflict, and allow uh, government to correct its mistakes. Now, accountable, responsive, and legitimate. Accountable yani citizens can hold leaders responsible through elections. Responsive yani attentive to needs and demands of people. Legitimate yani it is people's own government formed through free and fair elections and rule of law. उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। डिक्टेटरशिप्स हैव स्लाइटली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हिस्टोरिकली, लेकिन डिफरेंस होता है मार्जिनल। डेमोक्रेसी क्या करता है, जो इनकम डिस्पैरिटीज होता है उसको काफी रिड्यूस करता है थ्रू वेल्थ कंसंट्रेशन रिमेन्स इन चैलेंज। Accommodation of diversity, develop mechanism to negotiate differences and peaceful coexistence. दो conditions होते हैं कि majority must work with minority. Similarly, majority rule must not become ruled by majority, caste or religion community. Now, dignity and freedom of citizens. Passion for respect and freedom is the basis of democracy and empowers women, historically marginalized caste, टू फाइट फॉर इक्वल स्टेटस। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, मतलब पूरी बुक ही कंप्लीट कर ली है एक वन शॉट रिवीजन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट।